हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब तक आपने आर्नीस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट का रोल, इन सब के बारे में आपने अभी तक स्टडी किया है, राइट। चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी की बुक में आपको कोलिजन थ्योरी के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। कोलिजन जो थ्योरी है वो बाई मॉलिक्यूलर लेवल पर हम कंसीडर करते हैं। सो हेडिंग लिख लें, कोलिजन थ्योरी, राइट। कोलिजन थ्योरी में सपोज A प्लस B रिएक्टेंट है और इनकी रिएक्शन से प्रोडक्ट C फॉर्म हो रहा है, ओके। कोलिजन थ्योरी के अंदर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर एज्यूम किया जाता है, ओके। उनका जो भी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट होते हैं जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वो कंसीडर नहीं किए जाते हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड एज हार्ड स्फीयर, फाइन। और उनके बीच में जो भी कोलिजन होते हैं उनको परफेक्टली इलास्टिक भी माना जाता है ना। तो यहाँ पर A प्लस B की रिएक्शन हो रहा है और C बन रहा है, तो ये एक बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन है, ओके। इनके कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा, ओके। बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री मतलब A और B के का कोलिजन होगा और उन दोनों के कोलिजन से फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट C प्रोड्यूस होगा। तो बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन का जो रेट है, रेट जिसको अगर हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ZAB इंटू ई रेज़ द पावर माइनस EA बाय RT के इक्वल माना जाता है, ठीक है। ई रेज़ द पावर माइनस E बाय RT इस टर्म से आप फैमिलियर हैं पहले से ही। ZAB ये आपने 11th क्लास में नाम सुना हुआ है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये A और B के बीच में जो कोलिजन होते हैं उनसे रिलेटेड है, तो इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो ZAB अगर आपने 11th क्लास में स्टडी किया होगा और याद है तो क्या होता है बताओ, पाई DAB स्क्वायर U एवरेज NA स्टार इंटू NB स्टार, ओके। याद दिलाऊं, DAB का मतलब कोलिजन डायमीटर, U एवरेज एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स जिनके बीच में कोलिजन हो रहा है, NA स्टार NB स्टार। NA स्टार का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A पर यूनिट वॉल्यूम और NB स्टार का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ B पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर हम कोलिजन थ्योरी को देखते हैं तो इस कोलिजन थ्योरी के अंदर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो हार्ड स्फीयर उनके बीच में कोलिजन होता है तो उनके कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या है वो ZAB से रिप्रेजेंट होती है और ई रेज़ द पावर माइनस A बाय RT आपने पहले से स्टडी किया हुआ कि ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास इनफ एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ओके। अब ये जो थ्योरी है इससे आप जो रेट कैलकुलेट करते हैं वो आपने मान लीजिए पेपर पे कैलकुलेट करके रख लिया और एक आप एक्सपेरिमेंट करें, तो एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म करेंगे तो वहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा और यहाँ जो रेट आएगा वो काफ़ी क्लोज होता था सिंपल रिएक्शन के लिए। लेकिन सिंपल रिएक्शन का मतलब है जिनमें मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया कि मॉलिक्यूल्स जब लार्ज बल्कि या कॉम्प्लिकेट होते हैं तो उस सिचुएशन में डिवीजन ज़्यादा आ रहा था। तब साइंटिस्ट का अपना इंटरप्रिटेशन रहा कि ऐसा नहीं है कि बस नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ज़्यादा हो रहा है तो हर हालत में रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उनको उस समय ओरिएंटेशन का मीनिंग समझ में आया कि मॉलिक्यूल जितने लार्ज या कॉम्प्लिकेट होते जा रहे थे उनकी एक्चुअल रेट कम होती जा रही थी। मतलब वो जब एक्सपेरिमेंट करके रेट को कैलकुलेट करते थे या इंटरप्रेट करते थे वो इस रेट से कम आता था। तब उन्होंने इस रेट को और ज़्यादा मॉडिफाई किया और इसमें एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, वो था P। वो क्या है? P का मतलब मैंने आपको पहले बताया था
स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर मैंने आपको पहले बताया था, जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होंगे उनके एक प्रॉपर डायरेक्शन में आकर स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, तो पी की वैल्यू कम होती है, राइट। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे पी की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो उसकी वजह से ये जो एक्चुअल रेट आएगा वो रेट ZAB इंटू पी इंटू ई रेज़ द पावर माइनस EA/RT के इक्वल होता है। तो ये पी का वैल्यू जनरल केमिकल रिएक्शन पर अगर हम बात कर रहे हैं जहाँ पर कि मॉलिक्यूल रिलेटिवली कॉम्प्लिकेट हैं तो वहाँ पी की वैल्यू काफ़ी कम होती है। तो जिसकी वजह से जो रेट आएगा वो ZAB इंटू ई रेज़ द पावर माइनस EA/RT को आप एक ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, इसका नाम क्या रखा हमने, स्टेरिक फैक्टर। तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो रेट अब आएगा इस थ्योरी के हिसाब से वो हमारी एक्सपेरिमेंटल रेट से मैच करने लग गया था काफ़ी ज़्यादा, राइट। तो वो है हमारा पार्ट कोलिजन थ्योरी का, कि कोलिजन थ्योरी से आप जब कॉम्प्लिकेट मॉलिक्यूल्स के लिए रेट कैलकुलेट करेंगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन ZAB इंटू पी इंटू ई रेज़ द पावर माइनस EA/RT के इक्वल होता है। ओके, इस कोलिजन थ्योरी का बेसिक पार्ट इतना सा ही है आपके NCERT की बुक में। हायर एजुकेशन में आप इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो अभी हमें IIT JEE के सिलेबस के हिसाब से केवल बेसिक लेवल पर इसका आइडिया होना चाहिए। डिटेल पार्ट हम इंजीनियरिंग और हायर स्टडीज में देखेंगे, है ना। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे समथिंग अबाउट फोटोकेमिकल रिएक्शंस। पहले आपने सुना हुआ है, फिर सुने। फोटोकेमिकल रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में परफॉर्म होती है। ओके, सो रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये सनलाइट भी हो सकती है, ये आर्टिफिशियल जो लैम्प्स हैं, मरकरी लैम्प, सोडियम लैम्प, उनकी प्रेजेंस में भी रिएक्शन परफॉर्म हो सकती है। तो इसमें जो प्राइमरी प्रोसेस होता है, बेसिक लेवल पे जो प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल फोटोन को गेन करके जो एनर्जी है, बेसिकली आपने E=h से फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करना भी सीख रखा है। तो फोटोन या एनर्जी को गेन करके मॉलिक्यूल अपने रेस्पेक्टिव एटम्स या फिर रेडिकल्स में कन्वर्ट होता है। ओके, और फिर उसके आगे कई प्रोसेस होते हैं, जैसे आपने ऑर्गेनिक में सुना हुआ है, चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। तो इसका जो बेसिक प्रोसेस है, स्टार्टिंग प्रोसेस, वो ये होता है कि मॉलिक्यूल फोटोन गेन करके अपने रेस्पेक्टिव एटम्स या फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होता है। हर बॉन्ड को टूटने के लिए एक सर्टेन एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी यहाँ पर आपको फोटोन से मिलती है। ओके, इससे रिलेवेंट जो पार्ट केमिकल काइनेटिक्स में बहुत साल पहले IIT में आया था, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। वो है रेट ऑफ रिएक्शन इन काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन, ये वर्ड आपने सुना हुआ काइनेटिक्स में। फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को सपोज मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो R इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। ओके, तो इसको हम सपोज I से रिप्रेजेंट करें तो R इज प्रोपोर्शनल टू, मैं इसको शॉर्टकट में IAB लिख सकते हैं, IABS लिख दें। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। यहां जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो R इज इक्वल टू फाई इंटू IBS। इसका मीनिंग होता है क्वांटम यील्ड। ये क्वांटम यील्ड को रिप्रेजेंट करता है जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और IABS अपने लिखा है, ये इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट को रिप्रेजेंट करता है। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट का मीनिंग आप चाहें तो लिखें इसको, ये होते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। हाइड्रोजन गैस है, ये किसी वेसल में प्रेजेंट है, या कोई और गैस जैसे HBr है, ये लाइट की प्रेजेंस में अपने एटम H और Br में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो जिस वेसल में प्रेजेंट होंगे उसके अंदर हम
रेट ऑफ रिएक्शन का डिस्कशन कर सकते हैं. ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड. ये भी नाम आपने 11th क्लास में सुना होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में. और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट का मीनिंग है नंबर ऑफ आप अगर मोल्स की टर्म्स में लिखते हैं तो फिर मैं यहाँ भी मोल्स की टर्म्स में लिखूंगा. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. यहाँ मैंने मोल वर्ड यूज किया है, तो क्वांटम यील्ड में भी मोल्स की टर्म्स में बात करते हैं. क्वांटम यील्ड राइट. इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट. क्वांटम यील्ड डायमेंशन लेस होता है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स consumed, number of moles of reactant consumed divide by number of moles of photons absorbed. ठीक है ना. यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ मोल्स का रेशियो लिया जाएगा. क्यों? आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. आप देखेंगे तो यहाँ फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए जब बात करेंगे तो आर का बेसिक मीनिंग निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. तो ये एग्जाम में बहुत पहले पूछा गया था, तो अगर आपको ये आता है तो इसके अलावा आपको फिर 2 लाइनें और आनी चाहिए, तो इनको आप आराम से देख लें. एक है क्वांटम यील्ड डायमेंशनलेस, नो यूनिट, 11th क्लास में भी सुना हुआ है अपना नाम. और IABS इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट. ओके, तो ये बेसिक सा आइडिया है फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए. कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन डायरेक्ट मॉलिक्यूलर लेवल पर फिनिश नहीं होती है. मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी मॉलिक्यूल को या मॉलिक्यूल्स को अपने एटम्स या फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होना होता है, तब जाकर वो रिएक्शन आगे प्रोपोगेट करती है और फाइनली फिर वो टर्मिनेट होती है. तो इसमें सीधा रिएक्शन मॉलिक्यूलर लेवल पर फिनिश नहीं होती है. उसके प्राइमरी या बेसिक प्रोसेस में कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे या कुछ मॉलिक्यूल अपने रेस्पेक्टिव एटम या फ्री रेडिकल्स में जरूर कन्वर्ट होते हैं फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करने के बाद. ओके, तो ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट पार्ट इज फैक्टर्स दोज कैन इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन. वो फैक्टर्स जो हमारी रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकते हैं. ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स. अभी तक स्टार्टिंग से लेकर चैप्टर लगभग एंड पर आ गया, तो इसमें आपने कई जगह देखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. तो उनको रिकॉल करते हैं. नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. आप जानते हैं जीरो ऑर्डर को छोड़कर बाकी जो ऑर्डर हैं, चाहे फ्रैक्शनल ऑर्डर है या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सब में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है. कुछ क्रूशियल मैकेनिज्म में जो बहुत कम रिएक्शन होती है, उनमें कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन जो स्पेशली होमोजीनियस रिएक्शन होती हैं एक्वस फेज में, वो कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती हैं. ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एक फैक्टर है जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर. जो हमारी जनरल जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है. नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन. जब गैसियस रिएक्शन परफॉर्म होती है तो आपके पास रिएक्टेंट होंगे और कुछ समय बाद प्रोडक्ट भी होंगे, या एक मिक्सचर होगा जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब होंगे. तो उनके लिए जो प्रेशर है वो क्रूशियल होता है. गैसेस के पार्शियल प्रेशर का लिंक उनके मोल से है, मोल फ्रैक्शन से, आपको मालूम है. तो प्रेशर को चेंज करने से रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट आता है, राइट. तो रेट ऑफ रिएक्शन
आपके पास अगर गैसेस रिएक्टेंट हैं तो उनके प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। लाइक कंसंट्रेशन, जो पॉजिटिव ऑर्डर होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उनमें अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को इंप्रूव करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं। इसी तरीके से अगर रिएक्टेंट गैसियस सब्सटेंस हैं तो आप उनका प्रेशर इंक्रीज करें या पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करें। ओके, उसके अलावा आपने टेम्परेचर वर्ड सुना हुआ है, टेम्परेचर। इसमें हमने आर्नियस इक्वेशन में इसको कवर कर लिया ऑलरेडी कि सर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ऑलवेज रिमेंबर आर्नियस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी चाहे कोई जनरल एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, टेम्परेचर बढ़ाने से आर्नियस इक्वेशन हमने सीख लिया है ऑलरेडी, तो T इंक्रीज करने से K की वैल्यू इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, आपने कैटलिस्ट के बारे में भी सुना है ऑलरेडी। वी नो वेरी वेल कि कैटलिस्ट को यूज करने से एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो कैटलिस्ट को यूज करने का मतलब है आप रिएक्शन को फास्ट परफॉर्म करना चाहते हैं। ओके, उसके अलावा कैटलिस्ट के अलावा अभी भी आपने सुना था इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट in case of photochemical reaction, in case of photochemical reaction। ओके, तो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, अगर कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है तो मैंने आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। मीन्स आप अगर इनमें से किसी को भी यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। ओके, इसके अलावा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट, इनफैक्ट कैटलिस्ट भी हो सकता है। ठीक है, मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए कोई सॉलिड रिएक्टेंट है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टिंग इनटू CO2, तो कार्बन के पार्टिकल की साइज को कम करना रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के फेवर में जाता है। या कोई रिएक्शन है और वो सॉलिड कैटलिस्ट सरफेस पर परफॉर्म हो रही है, जैसे आपने कहा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से सर अमोनिया बन रहा है और वो आयरन कैटलिस्ट सॉलिड की सरफेस पर परफॉर्म हो रही है। ओके, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होना रिएक्शन के फास्ट होने के फेवर में जाता है। more surface area of solid reactant or catalyst, more rate of reaction या higher rate of reaction। ओके, आप सॉलिड कोई कैटलिस्ट है किसी रिएक्शन में या सॉलिड रिएक्टेंट है, बिल्कुल सिंपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू CO2, ये कोई सॉलिड कार्बन ही मान लीजिए आप, तो ये और भी कोई सॉलिड रिएक्टेंट भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो उसकी जो सरफेस एरिया है इस पर उसके एक्टिव साइट्स होती हैं। अब आप इसको जब कभी ब्रेक करेंगे, मान लीजिए आपने इस बिग पार्टिकल को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो सपोज करिए अपन ने जैसे इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया इस तरीके से, तो दो पार्ट में इसको ब्रेक कर देंगे आप, तो इसको जैसे आप ब्रेक करेंगे दो पार्ट में तो अंदर से एक नई सरफेस और निकलेगी। जैसे आपको इरेजर है, इरेजर को दो पार्ट में ब्रेक करिए तो उसके अंदर एक नई सरफेस आपको और निकलेगी, तो ये हमारी एक्टिव साइट्स होती हैं, एक्टिव साइट्स, तो ये इंक्रीज हो जाती हैं। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि पहले तो एक बेसिक लैंग्वेज समझ लें। मोर सरफेस एरिया हायर रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये रिएक्शन के फास्ट होने के फेवर में जाता है। उसको मैंने टेक्निकली क्या बोला, आप जितना सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे उतना मॉलिक्यूल के ऊपर किसी दूसरे मॉलिक्यूल का जो कोलिजन होगा या स्ट्राइक करेगा तो उसके रिएक्शन के फास्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि एक्टिव साइट्स बढ़ जाती हैं, और एक्टिव साइट्स जो इंक्रीज होती हैं वो रिएक्शन के फास्ट होने के फेवर में जाएगी। आप कार्बन ही ले लीजिए, कार्बन के पार्टिकल की साइज़ अगर बहुत बड़ी है तो इजीली फायर कैच नहीं करता है, फिर आप उसको स्मॉल पार्टिकल से ब्रेक करें,
तो फायर रिलेटिवली इजीली कैच कर लेगा। आप ड्राई वुड के पीस पर ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ड्राई वुड का बड़ा पीस है, उस पर आप फायर कैच करवाएंगे या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो इजीली परफॉर्म नहीं होती है आप। लेकिन उसी वुड के पीस को अगर आप छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दें तो उसको अगर आप किसी कैंडल से मान लीजिए उसमें फायर करने की ट्राई कर रहे हैं या माचिस की तिल्ली से आग लगा रहे हैं तो उसके फायर कैच करने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है या जल्दी से वो फायर कैच कर जाएगा। और अगर आपने बहुत ही फाइन उससे कॉइल्स बना ली वुड की मान लीजिए तो बहुत ही इजीली वो फायर को कैच करती हैं। तो एक्टिव साइड ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फिर बहुत फास्ट हो जाती है। ओके, सो मोर सरफेस एरिया, हायर रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ गिवन मैकेनिज्म और प्रपोज मैकेनिज्म। ओके, आपको किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म साइंटिस्ट ने प्रपोज कर रखा है, केमिस्ट ने प्रपोज कर रखा है और अब आप उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, रिएक्टेंट मालूम होता है, प्रोडक्ट मालूम होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को भी आइडेंटिफाई करने की ट्राई करते हैं। ओके, तो ये एक आइडिया लगाते हैं अपने हिसाब से कि पॉसिबली वेसल के अंदर इतने स्टेप्स में रिएक्शन परफॉर्म हो रही होगी। तो ये क्या करते हैं कि अपना एक प्रपोज मैकेनिज्म देते हैं और उससे फिर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। और वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो प्रपोज मैकेनिज्म से निकालेंगे वो अगर एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर से जो आप निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट करेंगे या फाइंड आउट करेंगे, वो अगर मैच कर गए कौन से एक्सपेरिमेंट करने से जो ऑर्डर है, मान लीजिए सेकंड ऑर्डर, और एक प्रपोज मैकेनिज्म से हमने ऑर्डर निकाला, ये दोनों अगर मैच कर जाएंगे तो उस मैकेनिज्म को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मैकेनिज्म करेक्ट है। तो हमको मैकेनिज्म दिया जाता है और उससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। जहाँ तक सवाल IIT JEE का है, IIT JEE में इस पर बेस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, NCERT में भी इनका जिक्र नहीं है, लेकिन इनसे कई यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी जिससे आपकी नॉलेज काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ गिवन या प्रपोज मैकेनिज्म। हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर अगर प्रपोज मैकेनिज्म से निकाल रहे हैं तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, नो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट शुड बी प्रेजेंट इन फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये हमेशा ध्यान रखें। रिएक्शन का जो ऑर्डर आएगा उसमें रिएक्टेंट हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकते हैं किसी किसी केस में, ठीक है, बहुत ही रेयर केस में किसी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा। तो आपको ये पॉइंट लिख लेना चाहिए और याद भी रहना चाहिए, लिख लें आप, नो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट should be present, no intermediate product should be present in final rate law expression. No intermediate product should be present in final rate law expression. Okay? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इसको एलिमिनेट करने के अलग अलग मेथड होते हैं, तो हम दो मेथड पर यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो देखिए मेथड क्या है, एक है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन मेथड। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन जो मेथड है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन जो मेथड है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, सपोज R किसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे ऐसे ही एग्जांपल लिया। तो इसमें एक I क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने का स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन मेथड में सिंपल स्टैंडर्ड है। जैसे I इंटरमीडिएट है तो DI बाई DT को आपको 0 करना होता है और I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, इसको आप ध्यान रखें कि इंटरमीडिएट को एलिमिनेट इस मेथड में इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। DI बाई DT इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, इसको 0 सेट कर देंगे। तो इस मेथड को देखेंगे हम IIT JEE के हिसाब से। अभी आप सीख लें, IIT JEE में जब जाएं तो इस मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है, ये केवल नॉलेज इंप्रूव कर रहे हैं। कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे कि जैसे RDS का ऑर्डर रिएक्शन के ऑर्डर से मैच भी करेगा, कि एक केस में मैं एग्जांपल लूँगा इसमें मैच नहीं भी करेगा। रेट लॉ में रिएक्टेंट तो जनरली होते हैं बट प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो भी देख लेंगे हम। ओके,
और एक है आपका RDS मेथड। RDS मेथड, RDS मेथड का मीनिंग है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेथड। इस मेथड में आपने पहले सुना हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय RDS। तो आपको कभी भी अगर ये मेथड अप्लाई करना हो तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट ध्यान रखें, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। और आपको मैंने बताया था कि स्लोएस्ट स्टेप का मतलब भी होता है RDS स्टेप। ओके, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा RDS के इक्वल करना होता है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ RDS, या ऐसे बोलिए रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। तो इन दोनों ही मेथड को हम एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, बट इनमें आपको फिर ध्यान रखना है कि फाइनल एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। दोनों ही मेथड में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने का तरीका अलग अलग है, डिफरेंट पार्ट पर अपन इसको समझेंगे। तो ये हम एग्जाम्पल लेकर इन दोनों मेथड को 1 बाय 1 अभी समझने की ट्राई करेंगे। ओके।